नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के दूसरे खंड यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के बारे में। और यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि यूरोप में किस तरीके से जो राज्य थे वो अलग अलग आधारों पर विभाजित थे और किस तरीके से उदारवादियों ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की राष्ट्र के निर्माण के लिए। आज की इस दूसरी वीडियो में हम उससे आगे की कहानी देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको वीडियो को देखने के लिए ढूंढने के लिए किसी भी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के बारे में अपना अध्ययन। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे 1815 के वर्ष के रूढ़िवाद के साथ। 1815 का वर्ष विश्व इतिहास में अपना विशेष महत्व रखता है क्योंकि 1815 में फ्रांस के शासक नेपोलियन के खिलाफ प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने, जिनमें इंग्लैंड, प्रशा, ऑस्ट्रिया आदि शामिल थे, उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ एक संघ का निर्माण किया और नेपोलियन तथा इन यूरोपीय राज्यों के संघों के बीच 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई और इस युद्ध को हम वाटरलू के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में जब नेपोलियन पराजित हुआ तो उसके बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हुई। दोस्तों, रूढ़िवाद उन लोगों को कहा जाता है जो परंपराओं तथा रीति रिवाजों को अधिक महत्व देते हैं और जहां तक विकास की बात है तो वो लोग धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। दोस्तों, जो लोग रूढ़िवादी भावना रखते थे उन लोगों का मानना था कि राज्य और समाज में पहले से स्थापित संस्थाओं को बनाए रखा जाना चाहिए और वो संस्थाएं जिन्हें पहले से स्थापित किया गया है और उनको बनाए रखा जाना चाहिए उनमें राजतंत्र अर्थात राजा का शासन, चर्च, सामाजिक स्त्रीकरण अर्थात समाज में गरीब और अमीर का होना और परिवार जैसी संस्थाएं शामिल थी। लेकिन दोस्तों, रूढ़िवादी विचारों की वकालत करने वाले ये लोग भी क्रांति से पहले के समाज में वापस नहीं लौटना चाहते थे। क्रांति से पहले का समाज कैसा था इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। क्रांति से पहले का समाज खासतौर से फ्रांस का समाज और फ्रांस के आधार पर ही समस्त यूरोपीय समाज विभाजित थे। उसमें समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था जिन्हें एस्टेट कहा जाता था और उसके अंतर्गत समाज के पहले 2 वर्गों को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त थे जबकि अधिकांश करों की भरपाई तीसरे वर्ग के द्वारा की जाती थी। नेपोलियन ने अपने शासन के अंतर्गत जो सुधार किए थे उनके आधार पर रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों को ये भी यकीन हो गया था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को और भी अधिक ताकतवर बनाया जा सकता है। अर्थात यद्यपि राजतंत्र एक पुरानी संस्था थी लेकिन अगर आधुनिकीकरण का रास्ता अपनाया जाए तो राजतंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, ऐसा इन रूढ़िवादी लोगों का मानना था। इन रूढ़िवादी लोगों का ये मत था कि आधुनिक सेना, एक कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद तथा भूदासत्व का अंत यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों को और भी अधिक ताकतवर बना सकते हैं। अर्थात ये लोग एक ऐसे ताकतवर राजतंत्र की स्थापना करने के पक्षधर थे जो लोगों को और अधिक विश्वास में ले सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 1815 के बाद जो वियना की कांग्रेस आयोजित की गई उसके बारे में हम दृष्टिपात करते हैं। दोस्तों, 1815 ईस्वी में जब यूरोपीय शक्तियों ने आपस में मिलकर नेपोलियन के खिलाफ एक संघ का निर्माण किया था तो नेपोलियन की हार के बाद, वाटरलू के युद्ध के बाद वियना में एक समझौता करने के लिए ये सारी शक्तियां एकत्रित हुई।
इसी सम्मेलन को हम 1815 के वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो सम्मेलन था जिसे हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं और जो 1815 ईस्वी में आयोजित किया गया था, इसमें इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया आदि शक्तियां शामिल हुई थी और इसकी जो मेजबानी थी वो ऑस्ट्रिया के चांसलर आर्क ड्यूक मैटरनिक के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन और इसके बाद जो संधि की गई थी उसका प्रमुख उद्देश्य उन तमाम बदलावों को समाप्त कर देना था जिनको नेपोलियन युद्धों के द्वारा फ्रांस के शासक नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया था। इस वियना कांग्रेस में जो निर्णय लिए गए और जो प्रावधान किए गए थे वो दोस्तों निम्नलिखित थे। सबसे पहले ये था कि फ्रांस में क्रांति से पहले जो बुर्बो वंश था, जिसको 1789 में क्रांति के द्वारा नेशनल असेंबली के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और जैकोबिन वंश की शासन की स्थापना की गई थी, उस बुर्बो वंश को फ्रांस में फिर से स्थापित कर दिया गया और नेपोलियन के शासन के अंतर्गत इसमें जो परिवर्तन किए गए थे उन सबको निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा दूसरा जो परिवर्तन किया गया वो ये था कि फ्रांस की सीमा पर अनेक राज्यों को कायम कर दिया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि भविष्य में फ्रांस किसी भी तरीके का विस्तार न कर सके। अर्थात हम देखते हैं कि 1919 में जो वियना की जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें जिस तरीके का व्यवहार जर्मनी के साथ किया गया था, ठीक ऐसा ही व्यापार 1815 की वियना की संधि में फ्रांस के साथ किया गया था। और ये इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि फ्रांस को पूरे यूरोप की राजधानी माना जाता था और माना जाता था कि मैटरनिक का खुद ये मानना था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका आशय यह था कि अगर कोई घटना फ्रांस में घटती है तो पूरे धीरे धीरे उसका पूरे यूरोप में घटना एक आम बात है। इसीलिए जिस तरीके से फ्रांस में जैकोबिन सरकार ने राजा की राजशाही को उखाड़ फेंका था, वैसा हष्ट यूरोप के बाकी देशों में राजाओं के शासन का ना हो, इसीलिए ये व्यवस्था की गई थी। इसीलिए फ्रांस के सीमाओं पर अनेक नए राज्य स्थापित कर दिए गए थे ताकि फ्रांस किसी भी तरीके का विकास और विस्तार न कर सके। इसके प्रावधान के द्वारा उत्तर में नीदरलैंड का जो राज्य था वो स्थापित किया गया था। इसमें बेल्जियम भी शामिल था। दक्षिण में पीडमोंट में सार्डिनिया जोड़ दिया गया था और प्रशा को उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके दे दिए गए थे। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण भी सौंप दिया गया था। किंतु नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का संघ अपने शासनकाल के दौरान बनाया था उसको ज्यों का त्यों रखा गया और इसका मकसद ये था क्योंकि इसने उदारवादियों को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया था। इसने वस्तुओं के बढ़ते दाम को, वस्तुओं की आवाजाही को संभव बनाया था। इसीलिए नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो संघ बनाया था उनको इस 1815 के वियना कांग्रेस के दौरान ज्यों का त्यों बनाए रखा गया। इसके अलावा पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया और प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। दोस्तों, इन तमाम परिवर्तनों का जो उद्देश्य था उन राज्यों को की पुनर्स्थापना करना था जिनको नेपोलियन ने अपने शासन के दौरान बर्खास्त कर दिया था और साथ ही यूरोप में नई रूढ़िवादी भावना को कायम करना भी था। इस 1815 की वियना कांग्रेस का मकसद ये था। दोस्तों, 1815 में वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में जो सरकारें स्थापित की गई थी, व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी, वो पूरी तरीके से निरंकुश संस्थाएं और व्यवस्थाएं थी। इन्हें हम इस अर्थ में निरंकुश मान सकते हैं कि वे अपनी आलोचना को और असहमति को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करती थी। यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था उनकी आलोचना करने की कोशिश करता था या उनके विचारों और गतिविधियों से असहमति जताता था तो अक्सर उसको बलपूर्वक दबा दिया जाता था। इसके अलावा उन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को भी दबाना प्रारंभ कर दिया था जो उनकी गतिविधियों की आलोचना करते थे। इन लोगों ने, इन सरकारों ने सेंसरशिप का इस्तेमाल करके किताबों को, अखबारों को, नाटकों को और गीतों के पर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया था। ये उस तरीके के विचारों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करते थे जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, स्वतंत्रता, मुक्ति और समानता के विचारों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इन बंदिशों के बावजूद भी दोस्तों, जो फ्रांसीसी क्रांति की यादें थी और
आदर्श थे वो उदारवादियों को लगातार प्रेरित करते रहे। उदारवादियों ने प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाना शुरू किया। दोस्तों, प्रस्तुत चित्र आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 11 से लिया गया है। इसमें उदारवादी लोगों की एक मीटिंग को व्यंग्यात्मक रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। अगर इसके नीचे लिखे हुए शब्दों की तरफ हम दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिसमें निम्नलिखित शामिल है। 1. इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। नंबर 2, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि 1815 में वियना कांग्रेस के बाद जो यूरोप में सरकारें स्थापित की गई थी, उन्होंने सेंसरशिप का इस्तेमाल करके लोगों को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भी छीन ली और जो भी व्यक्ति सरकार की आलोचना करने का प्रयास करता था, अक्सर सरकार के द्वारा बलपूर्वक उसे दबा दिया जाता था। अनेक लोगों ने अपने चित्रों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से इस तरीके के दमन की नीति का विरोध किया। उन्हीं में से एक चित्र है ये, जो दिखाता है कि वियना कांग्रेस के बाद बनाई गई सरकारों ने किस तरीके से लोगों से बोलने की आज़ादी को भी छीन लिया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रांतिकारी। दोस्तों, हमने देखा है कि 1815 में वियना कांग्रेस के बाद यूरोप के अलग अलग देशों में जो सरकारें स्थापित की गई वो पूरी तरीके से निरंकुश सरकारें थी, जिनमें लोगों को बोलने की आज़ादी तक को छीन लिया गया था। इसके कारण जो बहुत से उदारवादी थे, जो अभी अभी शिक्षित होकर उभरा हुआ मध्यम वर्ग था, उसने सरकार की आलोचना करने की जो नीति थी अपनी, वो जारी रखी। और क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के सफाई पर उतारू हो गई थी, इसीलिए बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे उदारवादी अंडरग्राउंड हो गए थे और उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना करके अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इस समय क्रांतिकारी होने का अर्थ था सरकार और उन संस्थाओं का विरोधी होना जिनकी स्थापना वियना कांग्रेस के बाद की गई थी, और साथ ही स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध होना, और ये इसके लिए आवश्यक भी था। दोस्तों, इनमें से जो ज़्यादातर क्रांतिकारी थे वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के लिए संघर्ष का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे। इन क्रांतिकारियों में हम वैसे तो बहुत सारे लोगों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इनमें एक महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी था उसका नाम था जोसेपी मैत्सिनी। मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। उसने कार्बोनरी नामक एक क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता ली थी और क्योंकि वो एक क्रांतिकारी था, इसीलिए उन सरकारों का विरोध करना जिनकी स्थापना वियना कांग्रेस के पश्चात की गई थी, उनका विरोध करना उसका एक परम लक्ष्य था। 24 वर्ष की अवस्था में उसने लिगुरिया में एक क्रांति को अंजाम देने की कोशिश की, इसीलिए 24 वर्ष की अवस्था में उसको लिगुरिया से बहिष्कृत कर दिया था, देश निकाला दे दिया गया था उसको। इसीलिए उसको अलग अलग स्थानों पर घूमकर अपने क्रांतिकारी मंसूबों को अंजाम देना पड़ा। बाद में दोस्तों उसने 2 क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की, जिनमें पहला मार्सेई में यंग इटली था और दूसरा बर्न में यंग यूरोप था। यंग यूरोप के जो सदस्य थे वो यूरोप के अलग अलग देशों से, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि से बने थे और ये लोग उसके विचारों को अपनाते थे, उसके क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा बनते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस यंग यूरोप की तर्ज पर, यंग यूरोप के संगठन की तर्ज पर उन्होंने अपने यहाँ भी क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, इस तरीके के संगठन खुद भारत में भी बनाए गए थे। जिस समय यूरोप में ये काम हो रहा था, उस समय भारत में, बंगाल में ये क्रांतिकारी गतिविधियां आगे बढ़ रही थी और हेनरी विवियन डेरोजियो नाम का भारत में एक युवा था जिसने यंग बंगाल नाम से एक संगठन की शुरुआत की और पत्रिका निकालनी प्रारंभ की। जो मैत्सिनी था वो निरंकुश सरकारों का विरोध करने में सफल रहा। इसके अलावा उसने प्रजातांत्रिक गणतंत्र को और रूढ़िवादियों को हरा देने वाले स्वप्नों को साकार करके दिखाया, क्योंकि
मेटरनिख राजतंत्र का समर्थक था और मैज़िनी के विचार कार्य उसको हमेशा खलते थे, इसीलिए वो मैज़िनी को एक दुश्मन के रूप में देखा करता था। एक बार मेटरनिख ने मैज़िनी के बारे में कहा था कि मैज़िनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है और यदि लंबे समय तक वह क्रियाशील रहा, उसके विचारों को लोग अपनाते रहे, तो यूरोप से एक ना एक दिन बहुत जल्दी ही राजतंत्र का खात्मा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ और धीरे धीरे हुआ। कैसे ये हुआ, इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में अध्ययन करेंगे। फिलहाल दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण का ये हमारा दूसरा वीडियो था। इसके माध्यम से ही हम इस दूसरे खंड को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से और पिछली वीडियो के माध्यम से जो नोट्स मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, उन नोट्स को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से PDF फाइल के रूप में डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप उनको जब चाहें जहां चाहें पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और कोरोना को हराते रहें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।